आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट। और नाम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे तुम मोल कॉन्सेप्ट में पी बराबर एनआरटी पढ़े थे आइडियल गैस पे, तो इस चैप्टर में भी हमें पी बराबर एनआरटी को फिर से पढ़ना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। पूरे चैप्टर में वही बात करना है। साथ साथ आइडियल गैस के साथ साथ हम रियल गैस भी पढ़ते हैं, जो एक्चुअल गैस वास्तव में होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, कंसंट्रेट करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि स्टोक्योमेट्री की तुलना में थोड़ा सा ये ऊपर लेवल का चैप्टर है। ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री में ये आसान चैप्टर है, क्योंकि और भी चैप्टर है जो इससे टफ है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान था, उसकी तुलना में थोड़ा ऊपर के लेवल का है। ठीक है, तो एक बात बताओ, गैसीय स्टेट में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। और क्या क्या स्टेट होता है ना। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और साथ साथ गैस होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, इन तीनों पे एक एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। सॉलिड पे सॉलिड स्टेट है, लिक्विड पे लिक्विड सोल्यूशन है ना। बेसिकली उसमें सोल्यूशन पढ़ते हैं, दो कंपाउंड का मिक्सचर। और ये अपना गैस के लिए गैसियस स्टेट हो गया। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड से गैस जो हमारा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी जो होता है गैस का, वो सॉलिड लिक्विड की तुलना में बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाता है। उसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले ये बताओ, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल जानते हो, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर रूम टेम्परेचर पे हम बात करें तो कौन कौन सा गैस है? तो तुम्हारा आंसर होगा कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जो गैस है, गैसों की संख्या 11 है। ठीक है, कौन कौन सा ये पहले देख लो, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखो। एक तो H होता है, तो H से गैस कौन सा बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है, क्योंकि डायटोमिक होता है। H हमारा एलिमेंट हो गया। ठीक है, और कौन सा होता है? हीलियम हमारा दूसरा गैस हो गया। तो जितना भी इनर्ट गैस होता है ना, नाम ही है इनर्ट गैस, वो सारा का सारा रूम टेम्परेचर पे गैस की तरह बिहेव करता है। यानी कौन कौन सा हो जाएगा? हीलियम है तो नियॉन हो जाएगा, नियॉन है आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा है ना, जेनन हो जाएगा और रेडॉन हो जाएगा। सही है, ये इतना हो गया। कितना हो गया? यहाँ पे 6 और एक 7 हो गया। और कौन सा गैस? तो याद करो, नियॉन के जस्ट पहले कौन सा होता है? नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 हो गया। 10 से पहले क्या? 9 होगा। तो हमारा फ्लोरीन होता है, F, फ्लोरीन एटम। लेकिन किस गैस के फॉर्म में होता है? ये F2 के फॉर्म में होता है। फ्लोरीन से नीचे कौन होता है? क्लोरीन, Cl। तो Cl2 भी है ना, गैस के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। उसके नीचे Br2 करोगे तो उसको हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे Br2 ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फेज में होता है। उसके नीचे आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फेज में होता है। हम लोग केवल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कौन सा? तो फ्लोरीन के पहले कौन होता है? ऑक्सीजन। O2 भी हमारा गैसियस फेज में होता है, ये भी डायटोमिक होता है। और O के पहले कौन होता है बच्चों? तो नाइट्रोजन। तो N2 भी हमारा है ना गैसियस फेज में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो यही तुम्हारा टोटल पीरियोडिक टेबल में रूम टेम्परेचर पे बस तुमको इतना ही गैस मिलेगा और कोई गैस मिलने वाला नहीं है। बाकी सारा का सारा या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। ठीक है, कौन कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। और कौन कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 11। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, है ना। दीज आर gases found at room temperature from periodic table। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में यही 11 गैस होता है। ये तो एलिमेंट से बना हुआ हो गया है ना, एलिमेंटल फॉर्म वाला जो भी हो गया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन ऑक्सीजन मिल गया तो CO2, NO2, N2O, बहुत सारा गैस होता है इस तरह से। ओजोन होता है, इनफैक्ट वो जो है ओजोन के ही फॉर्म में रहता है। तो ऐसे तो बहुत सारा गैस है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फेज में पाया जाता है, कौन कौन सा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कितना है? 11 है। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है बच्चों, देखो तो अब एक टेबल जरा, इसमें हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किन बेसिस पे हम कर रहे हैं? तो इन बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस होता है वो ये दोनों होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। बेसिकली इन्हीं दोनों के बेसिस पे गैस जो होता है वो गैसियस फेस में होता है। ठीक है, तो देखो समझाते हैं थोड़ा सा। कोई भी कंपाउंड है, मान लो अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं, तो H2O अगर आइस के फेस में है तो उसका मॉलिक्यूल बहुत ही करीब होता है। H2O का जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही करीब, बहुत ही पास होगा। तो अगर बहुत ही पास होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगा।
और डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही मॉलिक्यूल एक दूसरे को जोर से पकड़ के रखेगा, दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा होगा। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, कोई दूसरा कंपाउंड रहेगा तो कोई दूसरा फोर्स होगा। हम अभी वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर में एक H2O दूसरे H2O को जोर से पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल बहुत ही करीब है, यानी डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस बहुत कम है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जोर से पकड़ा है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करेगा तो जितना करीब था अब उतना करीब नहीं रहेगा, वाइब्रेट किया थोड़ा दूर चला जाएगा, दूर गया तो डिस्टेंस बढ़ गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, और एनर्जी दो और दूर जाएगा, और एनर्जी दो और दूर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो मॉलिक्यूल्स का लेयर है इतना एनर्जी आ गया उसके पास कि वो एक दूसरे लेयर के ऊपर में स्लिप करने लगा, फ्लो करने लगा। जैसे ही फ्लो करेगा हम बोलेंगे कि सॉलिड हमारा लिक्विड फेज में चला गया है, यानी आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो गया है, आइस हमारा मेल्ट कर रहा है अब, ठीक है। लेकिन तुम और एनर्जी दे रहे हो, लिक्विड फेज में आ गया, वाटर हो गया, और एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी दोगे तो मॉलिक्यूल को और एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलेगा, और वाइब्रेशन आएगा उसमें, और वाइब्रेशन आएगा बहुत ज़्यादा। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा कि बगल का मॉलिक्यूल उसको पकड़ के नहीं रख पाएगा, तो वो एस्केप कर जाएगा, एस्केप करके कमरे में घूमने लगेगा, सारा मॉलिक्यूल ऐसे डिफ्यूज कर गया। इस फेज को हम बोलते हैं गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में दो मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो गया क्योंकि सेपरेट हो गया, है ना। और अगर इतना दूर है मॉलिक्यूल तो फिर एक दूसरे को क्या बहुत जोर से खींच पाएगा, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में मैक्सिमम होगा, ठीक है। गैस में क्या होगा बच्चों, गैस में मिनिमम होगा, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर है। और लिक्विड में इन दोनों के बीच में होगा, है ना, तो इंटरमीडिएट लेवल में होगा, समझ गए। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत ही करीब है तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और लिक्विड में क्या हो जाएगा, तो लिक्विड में फिर से इंटरमीडिएट होगा, लेकिन इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट का मतलब दोनों के ठीक बीच में नहीं, सॉलिड के ही कंपैरिजन में होगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस में ज्यादा का फर्क नहीं होगा, लेकिन सॉलिड लिक्विड की तुलना में गैस जो है बहुत ज्यादा होगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसे लिख दोगे तुम हाई, ठीक है, ये हाई हो गया और ये दोनों का दोनों लो है। अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की तो गैस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा और इन दोनों में लो होगा डिस्टेंस, है ना। लेकिन अगर चाहे लेस बोल सकते हैं, लो नहीं, लेस डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन लेस जो होगा उसमें भी लिक्विड जो होगा वो लेस होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये वेरी लेस हो जाएगा। करने का मतलब दोनों ही कम है, लेकिन लिक्विड की तुलना में सॉलिड का और कम है, ठीक है। और गैस का इन दोनों से बहुत ज्यादा हाई है। अगर तुम्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में सेम चीज बोलना पड़े तब तुम क्या बोलोगे, सॉलिड में बोलोगे कि वेरी हाई फोर्स है, लिक्विड में बोलोगे कि हाई फोर्स है, यानी कि सॉलिड से तो कम है, सॉलिड से तो कम है लेकिन फिर भी हाई रेंज में है। और गैस में मॉलिक्यूल इतना ज्यादा दूर है कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लो हो गया है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ये लो रेंज में चला गया और ये दोनों हाई है, यानी गैस की तुलना में सॉलिड और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत 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 ही ज्यादा होगा, ठीक है। और इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो सॉलिड की तुलना में लिक्विड में कम होगा, क्योंकि लिक्विड में थोड़ा सा तो दूर है मॉलिक्यूल, है ना, तो फोर्स थोड़ा कम हो गया। सॉलिड में मॉलिक्यूल बिल्कुल करीब है तो फोर्स बहुत ही ज्यादा हो गया। डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एनर्जी किस में ज्यादा होगा बच्चों, गैस का मॉलिक्यूल फ्री है, अभी बताए थे कि एनर्जी दिए, सबसे ज्यादा वाइब्रेट किस में कर रहा है, गैस में, तो गैस में मैक्सिमम होगा। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में मिनिमम होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इंटरमीडिएट, और ये हो जाएगा मैक्सिमम, बहुत ही हाई एनर्जी होता है, ठीक है। अगला देखिए अरेंजमेंट। अब ये क्या चीज है अरेंजमेंट, तो सॉलिड में मॉलिक्यूल जो रहता है वो एक फिक्स पैटर्न में रहता है, वो अरेंज रहता है, ऑर्डर्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड, है ना, फिक्स तरीके से। जैसे क्लास में बच्चा बैठता है, एक बेंच पे 5 बच्चा, उसके जस्ट पीछे वाले बेंच पे 5 बच्चा बैठेगा, उन्हीं बच्चों के पीछे, ऑर्डर्ड बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर प्ले ग्राउंड में चले जाओ तो बच्चा लोग कहीं भी घूम रहा है जैसे तैसे, तो गैस वही हो गया। अगर H2O को वेपोराइज कर दोगे तो मॉलिक्यूल कमरे में जहां तहां घूम रहा है, वो ऑर्डर्ड नहीं है, डिसऑर्डर्ड है। लेकिन सॉलिड में
हर मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड रहता है और उस ऑर्डर्ड रहने की वजह से सॉलिड जो रहता है उसका एक पार्टिकुलर शेप हम लोगों को मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में। आई बस हम क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट। सॉलिड में जो अरेंजमेंट रहता है वो ऑर्डर्ड रहता है। ठीक है, और जो गैस में अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर्ड रहता है। लिक्विड में क्या होगा, तो लिक्विड में बिल्कुल डिसऑर्डर्ड नहीं है, लिक्विड फ्लो कर रहा है फिर भी साथ में है, लेकिन सॉलिड के जितना ऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि सॉलिड तो फ्लो नहीं कर रहा है, लिक्विड तो फ्लो कर जाता है ना। तो इसमें हम लिखेंगे कि पार्शियली ऑर्डर्ड। ठीक है, चाहे लिख सकते हो है ना, डिसऑर्डर्डनेस ऑफ अ वेरी लेस एक्सटेंट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो कि डिसऑर्डर्ड तो है लेकिन गैस इतना नहीं है, बहुत ही कम एक्सटेंट का है। ठीक है, आइडिया लग गया। ये ऑर्डर्ड, वो डिसऑर्डर्ड, और ये इंटरमीडिएट हो गया एक तरह से। वॉल्यूम देखो, तो वॉल्यूम के बारे में क्या कमेंट करें, तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड अगर तुम लिए हो तो वो 2 लीटर होगा, 5 लीटर होगा, चाहे 5 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब, ऐसे भी हो सकता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर इस कमरे में गैस को रखोगे तो गैस का वॉल्यूम इस कमरे के वॉल्यूम के बराबर है। इसी गैस को किसी दूसरे कमरे में ट्रांसफर कर दो, बड़े कमरे में, तो अब जो गैस है उस बड़े कमरे में पूरा फैल जाएगा। यानी जिस कंटेनर में वो रहता है उसी कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर गैस का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का भी क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। शेप की बात करें, पढ़े होगे बचपन में, सॉलिड जो है जैसे ये पेन है तो इसका शेप बिल्कुल फिक्स है, लेकिन अगर कोई लिक्विड है तो जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन के शेप में आ जाता है। ग्लास में अगर रखोगे वाटर को तो ग्लास के शेप में है ना। अगर किसी बकेट में रखोगे तो बकेट के शेप में है। अगर अपनी हथेली में रखे हो तो ये जो है ना वैकेंट स्पेस है उसके शेप में रहेगा। तो हम बोलेंगे कि शेप जो होता है सॉलिड का तो फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, और गैस का तो बिल्कुल ही नहीं होता है, इसका भी कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, डेंसिटी किसका है, डेंसिटी समझते हो, डेंसिटी का मतलब डेंस का मतलब घना। अगर क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा बच्चा है, बैठा हुआ है बिल्कुल करीब करीब, तो वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो गया। अगर क्लास में कम बच्चा है, बारिश हो रहा है, बहुत कम बच्चा है, 10 ही बच्चा है बड़े से क्लासरूम में, तो बच्चा दूर दूर बैठेगा, उसे हम बोलते हैं कि डेंसिटी कम है, लेस डेंस है वो। मॉलिक्यूल जितना करीब, तो करीब किस में होता है, डिस्टेंस मिनिमम किस में था, सॉलिड में। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत ही करीब है तो खतरनाक डेंस होगा, यानी डेंसिटी हमारा हाई होगा। तो हम बोलेंगे सॉलिड में डेंसिटी मैक्सिमम रहता है। ठीक है, लिक्विड में इसी के लेवल में रहेगा लेकिन थोड़ा कम होगा, ये वेरी हाई, ये हाई। और गैस का डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर है। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं इंटरमीडिएट। अब देखिए है ना, नंबर 8, एबिलिटी टू फ्लो और डिफ्यूजिबिलिटी, ये दोनों क्या होता है। एबिलिटी टू फ्लो, ये तो नाम से क्लियर है, फ्लो करने का क्षमता है ना। चाहे इसी को रिजिडिटी भी लिखते हैं। अगर रिजिडिटी लिखते हैं तो हम बोलते हैं सॉलिड हमारा रिजिड होता है, रिजिड का मतलब फिक्स। लिक्विड हमारा उतना रिजिड नहीं होता है। ठीक है, गैस बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता है। एबिलिटी टू फ्लो, तो फ्लो कौन करता है, सॉलिड फ्लो करता है क्या, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। या अगर किसी ढलान पे हम इसको रख दें है ना, और फ्रिक्शन है वहां पे, तो ये फ्लो नहीं करेगा, पड़ा रहेगा। लेकिन अगर लिक्विड रखोगे तो वो बह जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड हमारा फ्लो करता है, और गैस भी फ्लो करता है। ठीक है, डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है, तो डिफ्यूजन बोलते हैं मिक्सअप होने की घटना को। मिक्सअप क्या, वाटर और अल्कोहल को आपस में मिलाओगे तो दोनों आपस में मिल जाता है, इसी घटना को बोलते हैं डिफ्यूजन। दो गैस है, एक कमरा है, बीच में पार्टीशन है, और उसके दोनों साइड में अलग अलग गैस है। बीच का पार्टीशन हटा दोगे, दोनों गैस आपस में मिक्स कर जाएगा, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, एबिलिटी टू मिक्सअप। डिफ्यूजिबिलिटी इस प्रॉपर्टी का नाम है, इस नेचर का नाम है। डिफ्यूजन घटना है, मिक्स होने की घटना डिफ्यूजन है, और किसी कंपाउंड में मिक्स होने का प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्यूजिबिलिटी, उस कंपाउंड का डिफ्यूजिबिलिटी। तो क्या सॉलिड मिक्स होता है, तो तुम बोलोगे ना, सॉलिड हमारा मिक्स नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड मिक्स होता है, तो हाँ लिक्विड मिक्स होता है, लेकिन क्या गैस जितना मिक्स होता है, तो गैस जितना नहीं होता है। वाटर और ऑयल को मिक्स करोगे तो कुछ हद तक मिक्स होगा, पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। वाटर और अल्कोहल को मिक्स करोगे, चाहे वाटर और दूध को मिक्स करोगे, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, लेकिन मिक्स तो होता है ना, तो हम लिखेंगे यस। ठीक है, और गैस भी हमारा मिक्स हो जाता है।
है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ हो गया, बचपन में पढ़े हो गए सब, नोट कर लो सारा। अगला हेडिंग दो बच्चों, पैरामीटर्स यूज टू डिफाइन ए गैस। ये हेडिंग तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी देखे थे, उसी को देखेंगे थोड़ा और डिटेल में। तो इसमें पहला लिखो कौन कौन सा पैरामीटर हम यूज़ करते हैं किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए। तो एक तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का आइडिया है। टेम्परेचर को बहुत सारे स्केल पे मेज़र करते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, और एक रेमर स्केल भी होता है। रेमर स्केल अब इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत पहले 18वीं सेंचुरी में इस्तेमाल होता था, अब वो इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लिख देते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर जो रहता है, टेम्परेचर में पहले तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रेमर स्केल में क्या रिलेशन होता है वो बता रहे हैं। तो ये होता है रिलेशन C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4, ठीक है। ये तो पता है, सेल्सियस चाहे सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये कौन सा होता है बस लिख देते हैं, ये होता है REMUR, है ना, रेमर स्केल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रिलेशन याद रखना है। इन दोनों का रिलेशन तो जरूर याद रखना, ये डिग्री सी और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, वाटर के केस में क्या होता है। वाटर के केस में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सी, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सी। तो कोई अगर बोले कि चलो डिग्री सी स्केल में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पता है, जरा फ़ारेनहाइट स्केल में बताओ क्या होगा। तो कैसे निकालो, देखो तो, अगर मान लो हमें कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या लिखेंगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। सी की जगह 0 रख दो, तो 0/5 बराबर F माइनस 32/9। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो F बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। कहने का मतलब जो 0 डिग्री सी है उसको अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, चाहे 32 फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो। और अगर 100 डिग्री सी को, पानी के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब ये 1 बार का बॉइलिंग पॉइंट होता है, 1 बार प्रेशर का, ठीक है। आगे की चीज़ें हैं, सब ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, बस ऐसी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोग इसको फ्यूचर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में। तो देखो ये हमारा हो गया। अब 100 डिग्री सी को चेंज करना है, चेंज करो जरा, तो 100/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। 20 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करो 180, तो F बराबर आ जाएगा 180 प्लस 32। इसको निकालोगे तो आ जाएगा 212, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी, चाहे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, मान लो तुम रेमर स्केल में मिलाना चाहते हो तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 0 डिग्री सी को अगर रेमर स्केल में लाओगे तो क्या लिखेंगे, C/5 इज इक्वल टू R/4। तो यहाँ से R भी हमारा 0 आ गया, और यहाँ से अगर लाओगे, है ना, तो क्या लिखें, C/5 इज इक्वल टू R/4। C का वैल्यू कितना, 100/5 इज इक्वल टू R/4, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने R निकाला तो ये हो गया 80, ठीक है। तो अगर रेमर स्केल पे बात करें तो कितना हो गया, 0 डिग्री R से लेके 80 डिग्री R तक होता है। क्या है ये तीनों का तीनों, ये तीनों का तीनों वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और ये तीनों का तीनों वाटर का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है। सही है बच्चों, नोट कर लो। एक सवाल करो तो बच्चों, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ डिग्री सी एंड फ़ारेनहाइट वैल्यूज आर सेम। वह कौन सा टेम्परेचर है जिसको डिग्री सी में रिप्रेजेंट करो चाहे फ़ारेनहाइट में, मैग्नीट्यूड हमारा सेम आएगा। तो क्या लिखा जाए, C/5 बराबर F माइनस 32/9। मान लो टेम्परेचर x है, तो x/5 फ़ारेनहाइट में भी x होगा, x माइनस 32/9। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 9x बराबर 5x माइनस 160, यानी 4x बराबर माइनस 160, x बराबर हो गया माइनस 40। कहने का मतलब माइनस 40 डिग्री सी जो होता है वो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
-40 को फॉरेनहाइट में चेंज करोगे तो -40 ही आएगा। ठीक है, हो गया ये। तो डिग्री सी फॉरेनहाइट और एमआर स्केल में हमने रिलेशन देख लिया। और एक कौन सा होता है, पहले ही पढ़े हो, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल बराबर क्या बताए थे कि टेम्परेचर जो है ना, डिग्री सी में है, उसमें ऐड कर दो 273.15। चाहे अगर अप्रॉक्स में बात करो तो डिग्री सी में ऐड कर दो 273। इसी को ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लाना है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर हमारा डिग्री सी में है उसमें 273 ऐड कर दो। डिग्री सी वाले टेम्परेचर को स्मॉल टी से हमने दिखाया है, केल्विन वाले को कैपिटल टी से दिखाया है। ठीक है, सपोज करो अगर तुमसे बोला जाए कन्वर्ट 50 डिग्री फॉरेनहाइट इनटू केल्विन, अगर ऐसा बोलते हैं 50 डिग्री फॉरेनहाइट को केल्विन में चेंज करो, तो पहले डिग्री सी में ले जाओ, उसके बाद केल्विन में ले जाओ। तो क्या करेंगे, C/5 बराबर 32 होगा, बार बार 39 लिख दे रहा हूँ। 1 - 32/9 वैल्यू पुट करो, एक कितना 50 -32/9 हो जाएगा। देखो तो बच्चों 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, यानी ये 2 आ गया सॉल्व होके। तो यहाँ से C आ गया 10 डिग्री C, डिग्री C आ गया। अब केल्विन निकालना है, तो टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा, 10 में ऐड कर दो 273, तो कितना आ जाएगा 283 केल्विन आ जाएगा, 283 केल्विन हो गया। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ है, हो जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, नोट कर लो ये पूरा। अगला हेडिंग दो बच्चों, नंबर 2 वॉल्यूम, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पैरामीटर्स यूज्ड टू डिफाइन अ गैस। गैस को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा वॉल्यूम। अब गैस का वॉल्यूम क्या होता है, तो गैस का वॉल्यूम जो होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये मत सोचना कि गैस का वॉल्यूम है सर, तो गैस में जितना मॉलिक्यूल है सबके वॉल्यूम को जोड़ देते हैं, गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ना, कमरे में जितना मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और कमरे का वॉल्यूम अलग अलग है। जो गैस का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम, गैस जितना ऑक्यूपाई करता है हम उसकी बात करते हैं। तो गैस ऑक्यूपाई कितना किया है, जो मॉलिक्यूल है वो तो ऑक्यूपाई कर ही रहा, मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी गैस के वॉल्यूम में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर कमरे में गैस का वॉल्यूम पता करना है तो गैस का मॉलिक्यूल प्लस उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों का दोनों, अगर केवल गैस का मॉलिक्यूल लोगे, बीच का डिस्टेंस नहीं लोगे, तो बहुत ही कम वॉल्यूम आएगा कंटेनर की तुलना में, और वो गलत होगा। वो गैस का वॉल्यूम नहीं है, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। कहने का मतलब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, गलत लिखा हुआ है। गैसियस मॉलिक्यूल का मतलब छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स है बस उसका जोड़, वो नहीं। छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल है ना, उसको जोड़ोगे तो वो गैस के वॉल्यूम के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, वो कमरे के वॉल्यूम के बराबर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। समझना इसको ध्यान से, कंफ्यूज मत करना इसमें। हाँ, सही कब होगा, जब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर गैस का वॉल्यूम होता है ना। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एज वेल एज, गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम तो होगा ही, एज वेल एज एम्प्टी स्पेस अराउंड देम। ठीक है, इसी को लिखा जाता है एज वेल एज डिस्टेंस अराउंड देम, लेकिन डिस्टेंस वॉल्यूम नहीं होता है इसलिए हम डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं। एज वेल एज एम्प्टी स्पेस अराउंड देम, है ना। देम का किसके लिए आया, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो गैसियस मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम है ही, उसके चारों तरफ का जो खाली जगह है उसको भी हम गैस में ही काउंट करते हैं। गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम में ही काउंट करते हैं। हमारा कोई वॉल्यूम पूछे तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग
जो भी हमारा जो मैटर है हमारे अंदर, हम उसी का वॉल्यूम बस बताएंगे, और हमारे अंदर जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम नहीं बताएंगे। ये किसी भी आइटम में 99% हिस्सा खाली होता है। तो 99% अगर हिस्सा खाली है, मान लो कि एक कंटेनर है, हॉलो सिलेंडर है मान लो एक, है ना, चाहे हॉलो स्फीयर है, फुटबॉल है एक, तुमसे कोई बोलेगा फुटबॉल का वॉल्यूम कितना है, तो जिसका जो लेदर है बस उसका वॉल्यूम बताओगे, बीच का जगह छोड़ दोगे? तो ना, पूरा हम लेंगे जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो फुटबॉल तो होगा ही, साथ में उस फुटबॉल का जो मैटर है, जो लेदर है, वो तो होगा ही, साथ में उसके अंदर का जो जगह है, खाली जगह जो है जिसमें एयर भरा हुआ है, उसको भी हम फुटबॉल के वॉल्यूम में काउंट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली गैस अगर कमरे में फैला हुआ है तो जो मॉलिक्यूल जहां तहां है टाइनी टाइनी, उसका वॉल्यूम तो लेंगे ही, साथ साथ उसके अलावा जो खाली जगह है उसके चारों तरफ, उसको भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। एम्प्टी स्पेस अराउंड देम, हेंस इट इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देखो बच्चों, जब रियल गैस में पहुंचोगे ना, तो इसमें थोड़ा सा और एक चेंज आएगा। फिलहाल के लिए ये चीज़ समझो, आगे तुम जब पढ़ोगे रियल गैस में तब पता चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है ना, उसको हम बताते हैं किस तरीके से। तो कमरे में जिस जगह में वो घूमने के लिए स्वतंत्र है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो कमरे में किस जगह पे वो घूमने के लिए स्वतंत्र होगा, कमरे में कहाँ पे, इस कमरे में हम कहाँ घूम सकते हैं, जहाँ पे खाली जगह होगा। क्लासरूम में 50 बच्चा है तो कोई भी गिवन बच्चा कहाँ घूम सकता है? तो जहाँ 50 बच्चा बैठा हुआ है वहाँ तो वो नहीं जा सकता है, वो जगह तो ऑक्यूपाइड है। तो जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे घूमेगा। तो तुम बोलोगे कि सर आप तो एम्प्टी स्पेस भी ले रहे हैं और गैस का मॉलिक्यूल भी ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं। तो अभी बस तुमको समझाने के लिए लिया गया है, बाद में तुम देखोगे कि गैस का मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जब वो नेग्लिजिबल हो जाता है तो तुम ये एम्प्टी स्पेस और गैसियस मॉलिक्यूल दोनों को जोड़ोगे तो जोड़कर कोई खास का फर्क नहीं पड़ेगा, वो एम्प्टी स्पेस ही रहेगा। ठीक है। तो फिलहाल ये हम पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो गैस का मॉलिक्यूल होता है, सॉरी, जो गैस का वॉल्यूम होता है, वो गैस के मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम है ही, उसके चारों तरफ का खाली जगह भी है। बाद में हम पढ़ेंगे कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो उस कमरे में जो भी जगह है जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली घूम सकता है। तुम बोलोगे खाली जगह आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, सीधे बोल दीजिए खाली जगह। तो इतना सिंपल नहीं होता है। जो खाली जगह है, हर खाली जगह पे मॉलिक्यूल नहीं घूम सकता है। ठीक है। मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं तो कोई दूसरा आदमी का सेंटर ऑफ मास का मतलब उस आदमी का मिड पॉइंट मेरे बगल से नहीं गुजर सकता है। हम यहाँ तक तो जगह घेरे हुए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे बगल से गुजरेगा तो उसका जो सरफेस है वो मेरे बगल से गुजरेगा, उसका सेंटर मेरे से दूर ही रहेगा। ठीक है। तो ये सब बातें फालतू कंफ्यूज कर जाओगे, ये सब बातें हम बाद में देखेंगे रियल गैस में। ठीक है। अभी क्या याद रखोगे, अभी तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। इतना जो हम बकवास कर रहे हैं, इतना जो हम भसड़ कर रहे हैं, वहां से काम का चीज बस ये है कि जो गैस का वॉल्यूम है उसको कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर फिलहाल तुम करोगे, बाद का बाद में देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, याद हो गया है ना। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है। और बताओ क्या क्या सीखे थे हम लोग इसमें। एसआई यूनिट इसका क्या था, ये सब पढ़ चुके हो, दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। एसआई यूनिट मीटर क्यूब था, और क्या क्या यूनिट आया था, तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया था 1000 लीटर के। 1 डेसीमीटर क्यूब को हम बोलते थे 1 लीटर। 1 लीटर जो होता है वो 1000 सीसी चाहे 1000 ml के बराबर होता है। ठीक है। 1 सीसी को हम बोलते हैं 1 ml, और 1 मीटर क्यूब का अगर बक्सा है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 लीटर। ये इंटर कन्वर्जन सारा कुछ मोल कॉन्सेप्ट में बता दिए थे। ठीक है। तो ये सारा कुछ नोट कर लो। तीसरा लिखो बच्चों। तीसरा पैरामीटर क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स है। मोल्स निकालने का क्या तरीका बताए थे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास। और क्या होता है बच्चों, गिवन नंबर बाय, ये होगा एटॉम नंबर। और एक और देखे थे हाल ही में, वैसे तो वहां पे बहुत सारा देखे थे कंसंट्रेशन टर्म से, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। तो तुम बोलोगे गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, ये तो सॉल्यूशन के लिए है, तो बस लिख दिए हैं। सॉल्यूशन के लिए भी है, गैसियस मिक्सचर के लिए बोल सकते हो। किसी गैसियस मिक्सचर में अगर किसी कंपाउंड का मोलैरिटी दिया है तो तुम वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर से गुना कर दोगे, तो वैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन 99% केसेस में ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और क्या पता था आपको, एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, 6 पॉइंट, इसी को एवोगाड्रो नंबर चाहे Na बोलते हैं, 10 टू दी पावर
23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है? तो ये पार्टिकल्स जो है एटम्स हो सकता है, चाहे आयंस हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है, चाहे मॉलिक्यूल्स हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन केमिस्ट्री में एटम, आयन, चाहे मॉलिक्यूल के बारे में हम जनरली बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, नंबर 4, प्रेशर। तो गैस के केस में तो प्रेशर पता था, यूनिट भी पता था, 1 atm बराबर 1.01 325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये पास्कल जो था यही हमारा एसआई यूनिट था। और क्या आया था? 1.01 325 बार चाहे 760 टोर आया था। और मरकरी के टर्म में बात करें 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 760 mm ऑफ मरकरी। वाटर के केस में बात करें तो 10.31 चाहे 33 आ गया था। ठीक है, मीटर में आया था वाटर का। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे मोल कॉन्सेप्ट में। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं प्रेशर ड्यू टू सॉलिड और लिक्विड। तो तुम बोलोगे गैसीय स्टेट में उसको क्यों देख रहे हैं? तो उसका यूज़ है, बैरोमीटर में जो भी प्रेशर गैस का मेज़र किया जाता है वो मरकरी जो कि लिक्विड फेज में है उसी के अगेंस्ट किया जाता है। ठीक है, तो अपने आप क्लियर होगा। अभी फिलहाल जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे देखते जाओ। तो हम क्या लिख रहे हैं, छोटा सा, प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो देखो गैस में जो प्रेशर होता है, गैस का मॉलिक्यूल कमरे में घूम रहा है तो मॉलिक्यूल जाके दीवार से टकराया किसी वेलोसिटी से। तो गैस में इस कमरे में जो दीवार पे प्रेशर गैस के द्वारा एग्जर्ट हुआ वो मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से। लेकिन इस पेन का जो प्रेशर मेरे हाथ में महसूस हो रहा है वो इसके मूवमेंट की वजह से नहीं, इसके मास की वजह से हमें महसूस हो रहा है। तो सॉलिड लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो उनके मास की वजह से होता है। लेकिन गैस में जो प्रेशर होता है वो गैस के मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से होता है। साइड में लिखना है तो लिख लेना, क्या लिखोगे, है ना, प्रेशर इन सॉलिड और लिक्विड इज ड्यू टू देयर मास बट प्रेशर इन ए गैस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिखोगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सॉलिड है, अब इसको हम फेंक के दीवार पे मारे तो दीवार पे तो प्रेशर महसूस होगा। तो इस केस में जो प्रेशर आया वो मास की वजह से भी आया, मूवमेंट की वजह से भी आया। ठीक है, तो ये मतलब समझने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि तुम एक लाइन में डेफिनेट तरीके से डिफाइन कर दोगे, है ना। तो डेफिनेट तरीके से डिफाइन नहीं हो रहा है, हम इन जनरल आपको आइडिया दे दिए। ठीक है, तो देखो अब प्रेशर सॉलिड लिक्विड का जब वो रेस्ट में है तो मास से डिफाइन होता है, मास की वजह से होता है। तो मास की वजह से कितना प्रेशर आता है वो हम देखने जा रहे हैं। तो सपोज करो, मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक सॉलिड रखा हुआ है। ठीक है, सॉलिड जो है उसका मास m है और इस सॉलिड के सराउंडिंग में वैक्यूम है। अब देखो बच्चों, देखो वैक्यूम क्यों लिए? तो वैक्यूम इसलिए लिए कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस सॉलिड पे ना लगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा तो जो बॉटम पे, जो इस बॉटम पे, जो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा होगा P, वो सॉलिड का तो प्रेशर होगा ही, एटमॉस्फेयर भी उसको प्रभावित करेगा। तो इसलिए मैं एटमॉस्फेयर को हटा दिए, केवल हम इस सॉलिड की वजह से प्रेशर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा इस सरफेस पे, इसके द्वारा इस सरफेस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स लग रहा होगा mg, पढ़े हो फिजिक्स में, मास अगर m है तो फोर्स mg लगेगा। तो प्रेशर P बराबर क्या है बच्चों, P बराबर आ गया फोर्स बाई एरिया यानी mg बाई मास। मास को क्या लिख सकते हो, तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जहाँ वॉल्यूम इस पूरे का वॉल्यूम होगा, पूरे का वॉल्यूम, और डेंसिटी इसी में जो मैटर है उसका डेंसिटी होगा, इंटू हो गया g डिवाइडेड बाई a। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो अगर मान लो ये क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी का मतलब सरफेस एरिया इंटू हाइट। अगर मान लो ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नहीं पढ़े हो तो जान जाओ, सिलेंडर अगर है तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान लो ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, और ये रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया, यानी एरिया इंटू हाइट। क्या नोटिस कर रहे हो, किसी भी पैरेललो पाइप का, पैरेललो पाइप किसको बोलते हैं, जिसका दो सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे एक कमरा एक पैरेललो पाइप है, छत और फर्श एक दूसरे के पैरेलल है और उसको परपेंडिकुलर सरफेस से मिलाया हुआ है। ये भी वैसी है, ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है और उसको हमने मिला दिया परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, तो किसी भी पैरेललो पाइप का वॉल्यूम होता है सरफेस एरिया इंटू हाइट। तुम चेक करके देख लेना, हर चीज में यही चीज आएगा,
है ना। क्यूब चाहे क्यूबॉइड के केस में भी यही आया, सिलेंडर के केस में भी यही आएगा। अगर तुम मान लो प्रिज्म ले लेते हो, है ना, प्रिज्म अगर तुम ले लो इस तरीके से, तो इस केस में भी निकालोगे तो आपका वही सेम चीज आ जाएगा, सरफेस एरिया ये वाला इंटू हो जाएगा लेंथ चाहे हाइट। ठीक है, तो ये नोट नहीं करना, बस समझाने के लिए बता दिए, मैथ्स है पूरा। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम को, क्या हम इसे लिख सकते हैं सरफेस एरिया, ये जो बेस होगा उस बेस का एरिया इनटू इसका हाइट। हाइट है, हम मान लिए कि इसका हाइट जो है वो h है। डेंसिटी मान लिए डेंसिटी d है। कभी कभी डेंसिटी को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को हम d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ये साइन होता है एक रो, p नहीं है ये रो है, उससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये p के सिमिलर है इसलिए हम जानबूझ के डेंसिटी को d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं, इस सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वो इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से लगेगा। इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से फोर्स लग रहा है mg, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स को हमने लिख दिया mg बाई एरिया। mg में जो मास है उसे लिख सकते हैं डेंसिटी गुना वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंटू हाइट, इंटू हो गया g डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया से एरिया कट गया, देखो तो क्या रिजल्ट आ गया, एच डी जी आया। क्यों, तो प्रेशर बराबर होता है एच डी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में इसी को तुम देखोगे रो जी एच, तो कंफ्यूज मत करना, सेम चीज है। एच एच जी जी, और डेंसिटी को हम केमिस्ट्री में डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर कोई दूसरा है ना पर्सन जो है उसको रो से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये तो बस नोटेशन है, साइन है, सॉरी ये तो बस सिंबल है। तो सिंबल तो कुछ भी हम ले सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी है, जो मर्जी सो ले लो, है तो डेंसिटी, तो डी हमारा डेंसिटी है, चाहे रो भी हमारा डेंसिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी सॉलिड चाहे लिक्विड का अगर एच हाइट है तो उसके द्वारा प्रेशर कितना लगेगा, तो एच डी जी लगेगा। और क्या तुम नोटिस किए, जो सरफेस एरिया है वो यहाँ कहीं भी नहीं है। कहने का मतलब, अगर मान लो ये हमारा एक सिलेंडर है और इसका हाइट है h, ठीक है, और दूसरा सिलेंडर ये है, इतना चौड़ा है, लेकिन इसका भी हाइट h ही है, तो ये फॉर्मूला बोल रहा है कि दोनों पे जो प्रेशर लगेगा वो बिल्कुल सेम आएगा। प्रेशर जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, एच डी जी। यहाँ भी कितना आएगा, एच डी जी। कहने का मतलब थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपली हमको हाइट से मतलब है। अगर यही हाइट रहे, यही मटेरियल रहे, यही डेंसिटी रहे, लेकिन ये थोड़ा पतला हो जाए तो भी प्रेशर इतना ही आएगा, और चौड़ा हो जाए तो भी प्रेशर इतना ही आएगा। कॉमन सेंस से बताओ इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो तुम कितना भी चौड़ा करके एरिया बढ़ा दो, यूनिट एरिया पे तो वही फोर्स लग रहा होगा। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, यानी कि फोर्स जो यूनिट एरिया पे लगता है, तो तुम कितना भी बड़ा करोगे तो फोर्स बढ़ गया, लेकिन एरिया भी तो बढ़ गया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब निकालोगे तो वही का वही रह जाएगा। ठीक है, खैर निचोड़ क्या आया, प्रेशर बराबर एच डी जी। याद हो गया अच्छे से, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रट लो अच्छे से, प्रेशर बराबर एच डी जी। गैस के केस में ना, किस केस में, सॉलिड चाहे लिक्विड के केस में। ठीक है, नोट कर लो, ये नोट नहीं करना, बस ऊपर वाला पार्ट नोट कर लेना पूरा। देखो बच्चों, अभी जो सीखे उसके बेसिस पे बताओ जरा। सपोज करो कि ये हमारा कंटेनर है, बर्तन रखा हुआ है, और ऊपर से वैक्यूम है, लिक्विड है, हाइट इसका h है, डेंसिटी d है। तो अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट हमारा a है, इस वाले पोजीशन पे, तो a पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो a पॉइंट का प्रेशर बताओगे इस लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, यानी कितने के बराबर, एच डी जी के बराबर। ठीक है, लेकिन फिर से सेम पूरा का पूरा डिजाइन, फिर से पॉइंट हमारा a है बॉटम पे, लेकिन इस बार ऊपर से जो प्रेशर है वो पी नॉट लग रहा है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, इस पॉइंट पे, वो ये ऊपर का, इसके ऊपर का जितना कुछ है सारा प्रेशर है ना। मान लो तुम्हारे सर पे 3 ईंट है, तो तुमको कितना प्रेशर महसूस होगा, एक ईंट का प्रेशर, और उस ईंट पे जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वो भी तुम तक ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ ए बराबर, तो एक तो ये पी नॉट यहाँ तक आएगा ही, पी नॉट प्लस पी नॉट, मतलब ये जो एटमोस्फेयर है ये पूरा मिलकर लगा रहा है पी नॉट, और ये पी नॉट के नीचे जो लिक्विड है वो भी यहाँ प्रेशर लगा रहा है। तो ये जो हाइट है, अगर ये हाइट h है, डेंसिटी d है, तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच डी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, सपोज करो दो ऐसा लिक्विड है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है ना। वैसे लिक्विड को बोलते हैं इमिसिएबल लिक्विड। क्या बोलते हैं उसको, इमिसिएबल लिक्विड, जो मिक्स नहीं होता है। तो एक लिक्विड ऊपर में a है और नीचे में b है, मिक्स नहीं हो रहा है, दोनों का लेयर अलग अलग है। इस वाले का हाइट है h1, इस वाले का हाइट है h2, ऊपर वाले का डेंसिटी है d1, नीचे वाले का डेंसिटी है d2। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है पी नॉट के बराबर।
तो आपको बताना है ए पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा, बी पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा और सी पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा। ठीक है, साथ साथ सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पे डी है, मान लो ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, और ये डी पॉइंट जो है वो बॉटम से एच हाइट पे है ना, यहाँ से ये बॉटम से एच हाइट पे डी पॉइंट है, तो आपको डी पॉइंट का ही प्रेशर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या आएगा। तो प्रेशर ए पॉइंट का क्या होगा, तो ए पॉइंट के ऊपर तो केवल एटमॉस्फेयर है, तो वो हो जाएगा पी नॉट। बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो बी पॉइंट का प्रेशर, बी पॉइंट का मतलब इसके ऊपर का पूरा, तो इसके ऊपर में कितना पी नॉट प्लस, और ये जो लिक्विड है उसका तो H1D1 G हो जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट का प्रेशर, तो इस पॉइंट के ऊपर का सारा यानी कौन कौन सा हो गया, पी नॉट हो गया। ए लिक्विड का प्रेशर कितना H1D1 G हो गया प्लस, और ये जो लिक्विड है इसका प्रेशर कितना H2D2 G हो जाएगा। ठीक है, डी पॉइंट का प्रेशर बताओ, डी पॉइंट का, तो डी पॉइंट का क्या आएगा, तो डी पॉइंट देखो तो कहाँ पे है, डी पॉइंट के ऊपर का सारा प्रेशर यानी पी नॉट तो लगेगा ही, ए का प्रेशर भी लगेगा ही H1D1 G प्लस, और उसके बाद इस वाले पार्ट का प्रेशर लगेगा, तो ये वाला पार्ट है H2 और ये नीचे का H है, तो H2 में से H घटा दोगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे H2 माइनस H इंटू D2 इंटू G हो जाएगा, H2 माइनस H इंटू D2 इंटू G। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, नोट करो। अब देखो बच्चों, मान लो कि फिर से लिक्विड हमें दे दिया, डेंसिटी डी है ना, ऊपर से प्रेशर लग रहा है पी नॉट, चाहे वैक्यूम है कुछ भी कर सकते हो। एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट बी यहाँ पे है, और दोनों का दोनों जो है वो सेम हाइट पे है, इसके ऊपर का हाइट एच है। तो ए पे प्रेशर कितना होगा और बी पे प्रेशर कितना होगा बताओ तो। प्रेशर ऑफ ए बराबर कितना, ऊपर से पी नॉट जोड़ इसके ऊपर ये वाला जो लिक्विड है उसका प्रेशर, तो ये हाइट कितना है एच है, तो हम लिखेंगे एच डी जी। प्रेशर बी का कितना आएगा, तो बी का प्रेशर जब नोटिस करोगे तो इसके ऊपर भी तो सेम ही चीज है, पूरा का पूरा वही हाइट है, तो यहाँ भी हो जाएगा पी नॉट प्लस एच डी जी। कहने का मतलब अगर इस लेवल पे तुम कोई भी पॉइंट ले लो तो सब पे सेम प्रेशर आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं इन ए होमोजीनियस लिक्विड। होमोजीनियस का मतलब ऐसा नहीं कि उसका कंपोजिशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, यानी डेंसिटी हर जगह पे सेम हो, तो इन्हें होमोजीनियस लिक्विड प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स एट सेम लेवल। ठीक है, सेम लेवल पे अलग अलग पॉइंट जो है वहां पे प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, इन्हें होमोजीनियस लिक्विड प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स बट एट द सेम लेवल, यहाँ लिख देना बट, जोर पड़ेगा, बट एट द सेम लेवल इज सेम, इक्वल हो जाता है। क्लियर हो गया, नोट कर लो। चलो अगला देखो बच्चों, मान लो फिर से दो लिक्विड है ना, ऊपर से मान लो वैक्यूम है, एक लिक्विड ए है दूसरा बी है, और इस बार ये दोनों का दोनों मिक्सेबल है, ए एंड बी आर मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी मिक्स कर जाएगा। मिक्सेबल का मतलब मिक्स कर जाएगा, इमिक्सेबल का मतलब क्या बताया था, नहीं मिक्स करेगा। इसके आगे आई एम लगा दोगे तो मिक्स नहीं करेगा। ठीक है, और मान लो कि तुमको बोल रहा है कि ऊपर से सपोज करो कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ऊपर से एच हाइट पे एक पॉइंट है ए ना, सॉरी इस पॉइंट को ये ले लेते हैं, और लिक्विड मान लो 1 और 2 है। ठीक है, लिक्विड हमारा 1 और 2 है, ये लिक्विड 1 ये लिक्विड 2, इस लिक्विड का डेंसिटी D1 इसका D2। थियोरेटिकली अभी ऐसे है, लेकिन मिक्सेबल है तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद ये दोनों का दोनों लिक्विड जो है वो तुरंत आपस में मिक्स कर जाएगा, मिक्स करके दोनों आपस में मिक्स कर जाएगा और सेम लिक्विड हो जाएगा, है ना, दोनों लिक्विड का मिक्सचर तैयार हो गया। ये वाला जो हाइट था, इस लिक्विड का जो हाइट था वो H1 था, और इस लिक्विड का हाइट जो है वो H2 है, और तुमको प्रेशर बताना है यहाँ से ए हाइट पे,
है ना, एक पॉइंट जो है ऊपर से एच नीचे है, ऊपर वाले सरफेस से एच नीचे है, वहाँ पे तुमको प्रेशर बताना है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, शुरू में तो हमको पता था, अगर यहाँ पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम बोलते एच डी वन जी, बस खत्म। अगर ये इमिसिएबल होता तो एच डी वन जी खत्म, लेकिन ये मिसिएबल है, मिक्स हो गया है। तो मिक्स जब ये होगा तो मिक्स होने के बाद इसका डेंसिटी तो चेंज कर जाएगा, ये मिक्सचर का डेंसिटी। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा h1 प्लस h2। हमें कहाँ निकालना है, हमें निकालना है ऊपर से h हाइट पे जो पॉइंट है वहां पे प्रेशर निकालना है। ठीक है, ऊपर में वैक्यूम है। तो सबसे पहले तो तुम ये जो मिक्सचर का डेंसिटी आया वो निकालो। प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर हम प्रेशर लिखे, प्रेशर ऑफ ए, तो ऊपर वैक्यूम है, तो प्रेशर ए पॉइंट पे क्या आएगा बच्चों, h इंटू डेंसिटी मिक्सचर का इंटू जी आ जाएगा। मिक्सचर का डेंसिटी, ये डेंसिटी नहीं, d1 नहीं, ये शुरू में केस दिया हुआ था, जैसे तुमसे पूछे ये दोनों मिक्स हो गया, मिक्स होके ये बना दिया। अगर इमिसिएबल होता, IMMISCIBLE इमिसिएबल, तो हम सिंपली बताए थे HD1G, है ना, लेकिन मिसिएबल है, मिक्स हो गया। तो कैसे निकालेंगे ऐसे केस में, डेंसिटी मिक्सचर का कैसे निकलेगा, अगर वो निकल जाए उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो डेंसिटी मिक्सचर का क्या होता है, मिक्सचर का मास बाई मिक्सचर का वॉल्यूम। बच्चों, मिक्सचर का मास बाई मिक्सचर का वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो वहां से देखो, मास यानी पहले वाले लिक्विड का मास बाई नीचे वाले लिक्विड का मास, वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारे यहां से निकल जाएगा। तो क्या लिखें, पहले वाले का मास कितना आएगा, तो आ जाएगा d1v1 प्लस d2v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। पहले वाले का डेंसिटी d1, पहले वाले का वॉल्यूम v1, तो पहले वाले का मास आ गया। पहले वाले का डेंसिटी d2, दूसरे वाले का वॉल्यूम v2, तो दूसरे वाले का मास आ गया। ऐड करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, लेकिन वॉल्यूम तो दिया नहीं है, हमें वॉल्यूम नहीं देकर हाइट दे दिया है। तो एक काम करो, अपनी मर्जी से मान लो कि सरफेस एरिया जो पूरे का है वो लिक्विड का ए है। तो अगर सरफेस एरिया ए होगा, ये सरफेस एरिया ए होगा, तो नीचे वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया इंटू हाइट, ऊपर वाले का भी सरफेस एरिया इंटू हाइट। तो क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी d1 इंटू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू हाइट h1, d2 इंटू सरफेस एरिया इंटू हाइट h2 डिवाइडेड बाई AH1 प्लस AH2। ए कॉमन होके कट गया, यानी आ गया d1h1 प्लस d2h2 डिवाइडेड बाई h1 प्लस h2, है ना। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ठीक है, अगर दो लिक्विड डेंसिटी d1 डेंसिटी d2 हाइट h1 हाइट h2 को अगर मिक्स करोगे तो मिक्सचर का डेंसिटी कितना आता है, d1h1 प्लस d2h2 बाई h1 प्लस h2। याद करो, ऐसा ही एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला आया था, n1m1 प्लस n2m2 बाई n1 प्लस n2। तो उससे भी याद रहेगा, डेंसिटी है, यूनिट हमारा डेंसिटी का है, तो ऊपर अगर हाइट से गुना किए हो तो हाइट से डिवाइड करना होगा यूनिट सेम करने के लिए। तो ऐसे भी रख सकते हो, d1h1 प्लस d2h2 बाई h1 प्लस h2। ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ पे क्या लिखें, प्रेशर क्या होता है, HDG, किस हाइट पे बोल रहा था, h हाइट, ऊपर से h, तो h लिख दिया हमने। डेंसिटी d, तो इसका नहीं, इसका मिक्स होने के बाद, तो मिक्स होने के बाद कितना आया डेंसिटी, h1d1 प्लस h2d2 डिवाइडेड बाई h1 प्लस h2, और यहाँ पे हो जाएगा g। आगे बच्चों समझ में, नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यही जो हम सीखे HDG, इसी पे और काम करेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।